सुप्रभात बच्चों। कल हमने पाठ पढ़ा था 8 अभिमन्यु। अब उसी पाठ को हम आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक मेजर कृपाल वर्मा ने भारतीय वायुसेना की देशभक्ति का वर्णन किया है और आगे उन्होंने लिखा है कि किस तरह से उन्होंने राकेश ने अपने मिशन मशाल का नाम दिया और किस तरह से उन्होंने 4 भागों में उसको बांट दिया। किस तरह से कौन किसकी सुरक्षा करेगा उन्होंने बताया। उसके बाद आगे हम अब पढ़ रहे हैं कि राकेश चुप हो गया था मगर आंखें अब भी बोलती लग रही थी, जैसे कह रही थी कि आगा पीछा सब स्वयं को ही देखना होगा। बंधुओं, जाना और आना सब खुद सोचना होगा। एक मुट्ठी में जीवन होगा तो दूसरी में मौत। चक्रव्यूह में घुसने के बाद अभिमन्यु निपट अकेला होगा अंतिम सांस तक। अंतिम आँच तक उसे अपने ही दम पर जूझना होगा। मिशन मशाल पर जाने वाले किसी भी विमान चालक वीर ने कोई प्रश्न नहीं पूछा था। सैनिक की सवाल करने की आदत ही नहीं होती। वह जानता है कि उसके सवालों का जवाब केवल वही दे सकता है। रात के 11 बजने में 5 मिनट शेष थे। राकेश अपने सातों साथियों सहित हवाई पट्टी पर खड़े 8 कैनबरा विमानों को देख रहा था। अपूर्व शक्ति के स्रोत मस्त हाथियों से खड़े वर्षक विमान उन 8 को अपनी ओर बुलाते लग रहे थे। 8 एक एक कर अपने अपने विमान पर सवार हुए थे और फिर राकेश के आदेश पर स्टार्ट हुए। विमानों के इंजनों के शोर ने मानो इनके मिशन मशाल के शुरू होने का विगल बजा दिया हो। आसमान भरने के लिए कोर्स निर्धारित करने में राकेश और साथियों ने सावधानी बरती थी। हवाई छाते के बीच संभावित रिक्त स्थानों को चुनते हुए नीची उड़ान भरने का निर्णय लिया गया था। दुश्मन का रडार नीची उड़ान पकड़ने में असमर्थ था। जमीन से कुल 30 मीटर की ऊंचाई पर पेड़ों की फुनगियों को सहलाते भारतीय वायुवीर आगे बढ़ रहे थे। पाकिस्तान की सीमा में चोरों की तरह चुपचाप घुसते इन 8 अभिमन्युओं को आसमान पर मूक बैठे सितारों ने देखा था। न आसमान ने उन्हें आने से रोका था और न ही हवा ने उन्हें टोका था। अटक इंटरकॉम पर राकेश की आवाज़ चटकी थी। आइडेंटिटी कार्ड उसने आदेश दिया था। 8 विमान चालक मिलों में पसरे तेल शोधक कारखानों का विहंगम दृश्य देख रहे थे। रिफाइनरी, तेल के कुएं, गोदाम और एडम ब्लॉक बिल्कुल नक्शे पर नीचे चित्र के अनुसार थे। लेकिन एक और भी मुसीबत थी जो सुरसा के मुंह की तरह खुली खड़ी थी। पश्चिम की पहाड़ियों के ढलान पर लगी विमान भेदी तोपों के दर्शन मात्र से ही वायुवीरों के रोंगटे खड़े हो गए थे। भारी वर्षक कैनबरा विमान को इन तोपों के लिए निशाना बनाना बहुत ही आसान काम था। एक बार इन विमान भेदी तोपों के मुंह खुलने की देरी थी कि सब धराशायी हो सकता था। डिसूजा, यू डिस्ट्रॉय एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। राकेश ने दृढ़ स्वर में आदेश दिया था। धर्म एंड धीरज, यू टू गो इन फॉर रिफाइनरी। राकेश ने अपनी योजना बदली थी। गैरी, यू टेक ऑयल वेल्स एंड धामी, यू गो इन फॉर एडम ब्लॉक।
मैं गोदाम में अकेला बाद में उड़ाऊंगा, मैं गोदाम को अकेला बाद में उड़ाऊंगा। इस तैयारी में चंद पल लगे थे। सभी विमान चालकों ने अपने अपने लक्ष्य को पहचाना था, उड़ान भरकर हमला करने की दिशा चुनी थी। काले बादलों की तरह उमड़ते 8 कैनबरा बम वर्षक अटक शहर पर त्वरे आसमान पर गर्व से घूम रहे थे। पहला धमाका डिसूजा ने किया था। मौन बैठी विमान भेदी तोपों को उसने एक ही उड़ान में चित्त कर दिया। दूसरे ही सेकंड में धर्म और धीरज बाजुओं की तरह रिफाइनरी पर झपटे थे। धीरज ने बहुत नीचे उतरकर नेपाम बम को निशाना साधकर मारा था। रिफाइनरी आग के गोले की तरह हवा में उछली थी और धू धू कर जल उठी थी। धर्म ने जलती आग पर घी डाला था। गिरेवाल और रमन ने तेल के कुएं में रॉकेट मारे थे। आग की लंबी मीनारों की तरह वे तेल के कुएं हवा में तन गए थे। धामी और धींगड़ा ने एडम ब्लॉक को उड़ा दिया था। अभी तक हवा में अटखेलिया करता राकेश अपने साथियों के लिए इस कमाल को देख रहा था। सारा आसमान आग की लाल लाल लपटों से घिरा था। अब पूरी रिफाइनरी धू धू कर जल रही थी। अटक शहर भी अब सो नहीं रहा था। लोग घरों से बाहर आकर इस भयानक दृश्य को देख रहे थे, चकित और भ्रमित होकर। सही अवसर आया देख राकेश ने गोदाम पर नेपाम बम मारा था। लंका दहन के इस दृश्य को आसमान से देखते भारतीय वायुवीर बेहद प्रसन्न थे। उन्होंने पाकिस्तान के किए हवाई हमलों का उत्तर दे दिया था। आगे भारत पर होने वाले सभी संभावित हमलों की संभावनाएं समाप्त कर अब इन्होंने भारत की राह ली थी। बच्चों, आपने देखा कि किस तरह एक योजना के तहत भारतीय वीरों ने पाकिस्तान के जवाब दिया और किस तरह उन्होंने एक एक करके अपने अंजाम को सफल किया। आगे हम इस पाठ को और बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।